हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास 24 अपनो राजस्थान में। और आज हम बात कर रहे हैं साइंस के क्वेश्चन की। बेसिकली हम 142 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। आज बारी है 143 क्वेश्चन की, जो रीट के लिए, एलडीसी एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या है कि अगर अपच हो गई है किसी व्यक्ति को तो उसका उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है। वो औषधि आपके पास एंटीबायोटिक होनी चाहिए, मतलब प्रतिजैविक होनी चाहिए, या इनाजलासिक होनी चाहिए, पीड़ाहारी होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक होनी चाहिए, या फिर एंटीसिड होनी चाहिए। तो देखिए, जब हम बात करते हैं, पहला क्या आ रहा है, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब क्या है कि जब बैक्टीरिया हो गया है या बैक्टीरिया का कोई संक्रमण हो गया है, तो यहाँ तो मैं क्या ले रही हूँ कि जब हम किसकी बात कर रहे हैं कि बैक्टीरिया का संक्रमण हो गया है, यहाँ आप क्या ले रहे हैं, जब बैक्टीरिया का संक्रमण हो गया है तो उस स्थिति में आप क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं। दूसरा क्या दे रखा है यहाँ, पीड़ाहारी, मतलब हम बात कर रहे हैं एनाजेसिस की, हम बात कर रहे हैं एनाजेसिस की। जब बात करेंगे तो मतलब दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, मतलब दर्द हो रहा है। पेन किलर जब आप लेते हैं, बेसिकली पैरासीटामोल अगर आपने ले लिया है तो ये तो क्या होती है, दर्द निवारक होती है। क्या होती है ये, दर्द निवारक होती है। और लास्ट आपके पास एंटीसेप्टिक का मतलब है कोई चोट लग गई है, घाव हो गया है तो उसको रोकना। घाव, खून बहुत ज्यादा बह रहा है तो उस कंडीशन में, मतलब ये चोट लगने की संभावना में, चोट लगने की स्थिति में या घाव हो जाने में हम किसका उपयोग करते हैं, एंटीसेप्टिक का उपयोग करते हैं। तो जब यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करी, जब अपच हो गया, अपच मतलब कोई खाना आपने खाया है वो पच नहीं रहा है, तो अपच के उपचार में जिस औषधि को हम प्रयोग में लेते हैं उस औषधि को क्या कहा जाता है, एंटीसिड कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि धुएं के आर पार किसी दूर स्थित प्रकाश स्रोत को देखकर उसके झिलमिल करते हुए दिखाई देने का क्या कारण। क्वेश्चन क्या है कि धुएं के आर पार किसी दूर स्थित प्रकाश स्रोत को देखकर उसके झिलमिल करते हुए, मतलब झिलमिल करते हुए, अगर तारे वहां पे बने हुए, बेसिकली झिलमिल करते हुए क्या हो जाएंगे, तारे ही हो जाएंगे। उसको दिखाई देने का क्या कारण होता है, परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण। धुएं के आर पार किसी वस्तु स्थित प्रकाश स्रोत, अब भाई धुआं बहुत ज्यादा हो रहा है, कोई वस्तु है वहां पे, कोई प्रकाश स्रोत है, अब वो बार बार झलमिलाता हुआ, हिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, तो उसका क्या कारण होता है, उसका कारण परावर्तन आपके पास बनता है, अपवर्तन बनता है, विवर्तन बनता है, या वर्ण विक्षेपण बनता है। तो पहले सबके लिए एक एक बार हम पहले बात कर लेते हैं। एक ब्लैंक स्लाइड लेके मैं सबको एक एक चीज समझा देती हूँ। पहले पॉइंट आपके पास क्या है, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किसके लिए, परावर्तन के लिए। पहली कंडीशन क्या है आपके पास परावर्तन की, पहला तो क्या हो गया, परावर्तन। परावर्तन को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ओके, अब देखिए रिफ्लेक्शन की कंडीशन आपके पास किस तरीके से होगी, पर्टिकुलर आपने एक सरफेस लिया है, सरफेस पे कोई रे आपके पास इंसिडेंट हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे है। जैसे वो सरफेस को टच होगी वो दूसरे डायरेक्शन में इस तरीके से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये तो हुआ इंसिडेंट, और ये इंसिडेंट के बाद में क्या हो गया है, रिफ्लेक्ट हो गया है। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या हो गया, ये परावर्तित हो गया है। इसको आप क्या कह रहे हैं, परावर्तित किरण कह रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि कोई प्रकाश किरण किसी तल पर डलती है या कोई प्रकाश किरण किसी समतल पर डलती है, तो सीधे उसकी दूसरी दिशा में वो क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इस स्थिति में जो एंगल आपके पास बन रहा है, एंगल देख लीजिए, फर्स्ट जो आपके पास एंगल है, आपके पास इस एंगल को मैं आई से डिनोट कर रही हूँ, और ये जो एंगल है वो क्या है, आर है। यहाँ पे बेसिकली जो हम आई ले रहे हैं, आई किसको डिनोट कर रहा है, इंसिडेंट एंगल को डिनोट कर रहा है। इंसिडेंट मतलब जो वहां पर आपतित हो रहा है, तो इसको क्या कहा जाएगा, आपतित कोण कहा जाता है। एंगल बन रहा है ना, तो इसको आप क्या कहेंगे, आपतित कोण कहेंगे। दूसरा है, हमने क्या लिया है, एंगल आर, दूसरा एंगल आर है, तो आप उसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड। क्या कहेंगे, तो आप इसको क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड मतलब क्या हो गया, परावर्तित हो गया, उससे बाहर चला गया, तो इसको क्या कहा जाता है, परावर्तित कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परावर्तित कोण कहा जाता है। क्लियर है, तो हमने किसकी बात की, सबसे पहला जो पॉइंट था वो क्या था, रिफ्लेक्शन का था, परावर्तन का था। तो हमने बात कर ली क्या है, इंसिडेंट एंगल,
इंसिडेंट एंगल को हम आई से डिनोट करेंगे, जिसको आपतित कोण कहा जाता है। जैसे ही प्रकाश की किरण इस तल पे डली है और वो दूसरी दिशा में चली गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है, तो उसको क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्टेड एंगल और परावर्तित किरण कहा जाता है। और ये बीच वाली जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल का मतलब क्या हो गया? यहाँ मैं नॉर्मल भी लिख रही हूँ। नॉर्मल को हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। नॉर्मल को हिंदी में क्या कहा जाता है? अभिलंब, मिड वाला जो आपके पास पार्ट है। अब यहाँ देखिए, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल की जब हम बात करते हैं परावर्तित में, तो ऑलवेज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। मतलब जो आपके पास इंसिडेंट एंगल है वो इक्वल होता है किसके? रिफ्लेक्टेड के होता है। किसके इक्वल होता है? रिफ्लेक्टेड के। तो ये सारी स्थिति आपके पास यहाँ पर बनती है। तो ये पूरा पार्ट तो किसका हुआ है? परावर्तन का। नेक्स्ट एक और हम ले लेते हैं। परावर्तन के बाद जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ था, वो दूसरा पॉइंट वहां पे क्या था? अपवर्तन का था। किसके लिए बात कर रहे हैं हम? अपवर्तन के लिए यहाँ लेके चल रहे हैं। जब आप अपवर्तन की स्थिति की यहाँ पे बात करेंगे तो अपवर्तन को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन कहा जाता है। अब देखिए, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? एक बार आप रिफ्रैक्शन समझिएगा। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? आपके पास आपने इस तरीके से क्या लिया है? एक समतल लिया है, ठीक है, क्लियर है? ये व्हाइट तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, दूसरा ही कलर ले लेते हैं कोई। रेड से ही ले लेते हैं। चलिए, सबसे पहले आपने इस तरीके से एक समतल लिया है, ठीक है। उस समतल पर कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आपतित हो रही है, ठीक है। समतल लिया है, प्रकाश की किरण आपतित हो गई, तो इसको तो आप क्या कहेंगे? ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है, ठीक है। इंसिडेंट हो गया, उसके बाद में क्या हो गई? रिफ्लेक्ट। तो ये तो इंसिडेंट हो गई, ये क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। इन दोनों के बीच का जो एंगल है, उस बीच के एंगल को हम इसी तरीके से डिनोट करेंगे, नॉर्मल। एक एंगल ये बना, दूसरा एंगल ये बना। वही बातें चल रही है जो पहले हमने रिफ्लेक्शन में देखी थी, जो हमने परावर्तन में देखी थी। इस एंगल को मैं आई से डिनोट करी हूँ, ये एंगल हो गया आर। वापस ये आपतित कोण हो गया, ये क्या हो गया? परावर्तित कोण हो गया। अब स्थिति क्या है? जब हम किसकी बात करें? अपवर्तन की बात करें, तो अपवर्तन की स्थिति में जो तल आपने लिया है, उस तल की आपको कोई ना कोई थिकनेस लेनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने मान लिया कि पानी की बूंद है, या फिर आपने पानी के ऊपर कोई ऑयल की ड्रॉप डाली है, छोटी सी, उस बूंद की हम बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे इसकी थिकनेस है, तो ये तो क्या हुआ? इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्ट। तो हमेशा एक कंडीशन आप याद रखेगा कि लाइट आपके पास 100% रिफ्लेक्टेड या 100% आपके पास रिफ्रैक्टेड नहीं होती है। ना तो प्रकाश, यहां मैं लिख रही हूं कि प्रकाश ना तो पूर्णतः परावर्तित होगा, और ना ही अपवर्तित होगा। क्लियर है? ना तो पूर्णतः परावर्तित होगा, ना ही पूर्णतः अपवर्तित होगा। मतलब ना तो टोटल रिफ्लेक्टर होगा, ना ही टोटल क्या होगा? वो आपके पास रिफ्रैक्टर होगा। तो कंडीशन क्या होगी? जब इंसिडेंट हुई तो पार्शियली तो रिफ्लेक्शन हो गया, और पार्शियली क्या हो गया है? यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो गया। पार्शियली रिफ्लेक्शन हो गया और पार्शियली क्या हो गया है? रिफ्रैक्शन हो गया है। तो रिफ्रैक्शन की जो स्थिति, इसको हम बेसिकली किससे डिनोट करेंगे? ये क्या होता है? अपवर्तन होता है। और अपवर्तन की स्थिति में बेसिकली मीडियम क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे भी लिख रही हूँ कि अपवर्तन की स्थिति में माध्यम क्या हो जाता है? बदल जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। क्लियर है? आप तो इतना याद रखिएगा, जब भी हम अपवर्तन की बात करें तो माध्यम वहां पर परिवर्तित हो जाएगा। फिर यहाँ बहुत सारे एंगल्स आपके पास बनेंगे। दो स्थिति बनेगी कि अगर फाई में चेंज हो रहा है तो किस तरीके से होगा, फाई में चेंज नहीं हो रहा है किस तरीके से होगा। क्रांतिक कोण के पास बन रहा है, मतलब अभिलंब निकट बनेगा, या अभिलंब कहाँ बनेगा? दूर बनेगा। क्लियर है? तो ये किसकी स्थिति हो गई है? अपवर्तन की स्थिति हो गई है। डन है? चलिए, तो क्वेश्चन क्या था? परावर्तन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, अपवर्तन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। विवर्तन की जब हम बात करते हैं, विवर्तन क्या हो गया? डिफ्रैक्शन। ठीक है, डिफ्रैक्शन की कंडीशन में देख लीजिए एक बार। डिफ्रैक्शन की कंडीशन आपके पास किस तरीके से होगी? पर्टिकुलर हमने इस तरीके से क्या ले लिया? एक ब्लेड ले ली है, ठीक है। ब्लेड का डिजाइन कुछ इस तरीके का आपके पास बना हुआ है। अब ब्लेड का जो भी आपके पास हॉल पार्ट है, मतलब जिसमें से आर पार दिखाई दे रहा है, वहां से जब प्रकाश की किरणें बैंड होते हुए निकलती है, प्रकाश की किरणें इस तरीके से अगर वो बैंड होते हुए निकलेगी,
जैसे प्रकाश आया, ये बैंड होकर निकल रही है, ठीक है, या बैंड ऑफ लाइट। बेसिकली हम डिफ्रैक्शन को क्या कहते हैं, बैंड ऑफ लाइट कहते हैं। वैसे तो हम क्या कहते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में ही गमन करता है, लाइट हमेशा सीधी ही चलेगी। ये बात हम क्यों कहते हैं, ये स्टेटमेंट भी मैं यहाँ पे लिखती हूँ। हम हमेशा ऐसे बोलते हैं कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। हम ये लाइन बोलते हैं ना बहुत बार, तो प्रकाश हमेशा सीधी लाइन में गमन करता है। क्यों भाई, लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है। इसको मैं एक बार ब्लैंक स्लाइड पे लेके आपको समझा देती हूँ। हम एक लाइन बार बार बोलते हैं, इंपॉर्टेंट नोट डाल के आप लिख लीजिएगा। लाइन क्या बोलते हैं आप कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, हमेशा, ये कहा गया है। भाई इसका रीजन क्या है, अब इसका रीजन देख लो भाई। इसका रीजन क्या है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लाइट की स्पीड है आपके पास वो कितनी है, जो लाइट की स्पीड है वो कितनी है आपके पास, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए 10⁸, बेसिकली अगर मैं इसको लिखूंगी 3 × 10, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, इतनी बार आपको 3 को इतनी बार मल्टीप्लाई करना है। कितने सारे जीरो हो जाएंगे, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बहुत ज्यादा स्पीड नहीं हो गई है, बहुत ज्यादा स्पीड हो गई नहीं है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, प्रकाश भी बैंड तो होता है, वो जो बैंड हो रहा है उसको आप क्या कह रहे हैं, डिफ्रैक्शन। लेकिन लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा होती है, 3 × 10⁸ हम वहां पर लेके चलते हैं। इस वजह से कहा जाता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है। क्लियर है, डन है, आगे बढ़े। चलिए, तो विवर्तन हो गया। वर्ण विक्षेपण की जब हम बात करें, वर्ण विक्षेपण मतलब आपने सीधा सा क्या लिया है, यहाँ पे एक इस तरीके से कोई प्रिज्म आपने लिए, जैसे ही प्रकाश यहाँ पे आपतित होगा तो 7 अलग अलग कलर्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो वो 7 अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्लियर है, बहुत ज्यादा समझ लिया इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या था कि धुएं के आर पार किसी दूर स्थित प्रकाश स्रोत को देखकर उसके झिलमिल करते हुए या झिलमिल दिखाई देने का क्या कारण है। तो उसका जो परफेक्ट रीजन होता है वो क्या होता है, अपवर्तन। क्यों, क्योंकि जैसे ही प्रकाश आया, जैसे ही प्रकाश आ रहा है, क्या मिले, धूल के कण। धूल के कण मिलते ही मैंने अभी एक लाइन लिखवाई थी कि जैसे ही मीडियम कन्वर्ट होगा, अपवर्तन में क्या होगा, मीडियम कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से स्थिति किसकी बन रही है यहाँ, अपवर्तन की। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया है, बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके पास। डन है, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक गणित या राशि है वो अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, ये जो गणित कुछ लिखा हुआ है, शायद वैल्यू होगा, प्रॉपर्टीज है बेसिकली। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि है जो अपरिवर्तित रहती है, या बेसिक हम कह सकते हैं कि कौन सी भौतिक गणना है जो अपरिवर्तित रहती है। तो वो आवृत्ति होती है, वेग होती है, तरंग दैर्ध्य होता है, या चाल होता है, या कोई नहीं। तो देखिए, जब प्रकाश के अपवर्तन की स्थिति की बात कर रहे हैं, प्रकाश के अपवर्तन, ये इंसिडेंट हुआ, ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ तो यहाँ आ गई, ठीक है, थोड़ी सी मुड़ गई। ठीक है, अब मुड़ने पर क्रांतिक कोण की हम बात करेंगे। जब हम माध्यम ले रहे हैं, पहला माध्यम, जब आप कहां से कहां जा रहे हैं, विरल से सघन जा रहे हैं। विरल से सघन का मतलब क्या है, पानी से आप कहां पे जा रहे हैं, कांच में जा रहे हैं, तो अभिलंब से दूर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन, जब आप सघन से विरल जा रहे हैं तो अभिलंब के क्या होगा, निकट होगा। तो स्थिति क्या है, क्या अपरिवर्तित रहता है, तो भाई आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है भाई, नो चेंज रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वेग बदल जाता है, स्पीड ऑफ लाइट बदल जाएगी, लैम्डा की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, टाल भी चेंज हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसके लिए क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, इसका ए बन जाएगा। क्लियर है, डन है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास कि अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है, उस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली के द्वारा, दृष्टिपटल के द्वारा,
पक्षमाभी के द्वारा या परितारिका के द्वारा, किसके द्वारा, किसकी बात करें हम यहाँ, अभिनेत्र लेंस की बात करें तो जब अभिनेत्र लेंस है मतलब जो आपकी आंख का लेंस है उसकी फोकस दूरी आपको किसको चेंज करना है, एफ, ठीक है, एफ की दूरी आपको चेंज करनी है, ठीक है, दूरी में परिवर्तन। अब ये दूरी में परिवर्तन कौन करेगा, अभी पुतली के द्वारा तो किया नहीं जाएगा, आगे आके फर्स्ट वाला पार्ट है, दृष्टिपटल भी ये स्थिति यहाँ पे नहीं लेगा, ठीक है, क्योंकि दृष्टिपटल तो क्या है हमारे यहाँ इसका कैमरा, दृष्टिपटल को तो हम क्या बोलते हैं कि भाई कैमरा है, यही तो कैप्चर करता है कि क्या दिख रहा है और क्या नहीं दिख रहा है। क्लियर है? डन है। तो ये तो क्या हो गया है भाई, ये तो बन रहे हैं, ये तो कैमरा है, और दूसरा हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, चलिए दृष्टिपटल को तो हम क्या कहते हैं भाई, कैमरा कहते हैं, आंखों का कैमरा हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है पक्षभामी, ठीक है, तो पक्षभामी के द्वारा ही क्या होती है ये स्थिति बनती। किसकी बात कर रहे हैं कि अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी में परिवर्तन होता है वो किसके द्वारा होता है, पक्षभामी के द्वारा होता है। और अगर हम बात करें परितारिका तो ये क्या हो गया, इरिस, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की मतलब सबसे कम दूरी क्या होती है, अल्पतम दूरी क्या होती है। एक नॉर्मल व्यक्ति, अगर मैं अपनी ही बात करूं, अगर मुझे बिल्कुल स्पष्ट और साफ दिखाई देता, अगर मैं स्पेक्स नहीं लगाती तो एक मिनिमम डिस्टेंस ऐसी कौन सी है जिसपे मैं बिल्कुल साफ देख सकती हूँ, तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर की। भाई तो मीटर पे कर दिया मैंने, आपको किस में लेना है 25 सेंटीमीटर, तो जो 25 सेंटीमीटर वो सी ऑप्शन में है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डन है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे आपके पास ऑप्टिक्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है, परितारिका कहलाता है, आप उसको पुतली कहते हैं या फिर दृष्टिपटल कहते हैं। तो सबसे पहले जो पहला ऑप्शन है वो क्या है आपके पास, कॉर्निया का। कॉर्निया क्या है, कॉर्निया तय करता है कि व्यक्ति को साफ दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। तो कॉर्निया क्या है, ये तय करता है कि व्यक्ति में किस तरीके का दोष है, मतलब उसका नेत्र दोष कैसा है, ठीक है, ये तय करता है कि नेत्र दोष कौन सा है। पहली बात तो अब देखिए, अब मैंने जो स्पेक्स लगा रखा है उसमें क्या है कि मुझे दूर का कम दिखाई देता है, दूर का कम दिखाई देने का मतलब है जस्ट अपोजिट आप उसको बोलेंगे, मतलब मुझे निकट दृष्टि दोष है। जिन व्यक्तियों को पास का कम दिखाई देता है उनको क्या कहा जाता है, अपोजिट बोलेंगे, तो दूर दृष्टि दोष उसको कहा जाता है, ठीक है। तो कॉर्निया क्या तय करता है कि व्यक्ति को नेत्र दोष किस तरीके का है, दूर दृष्टि दोष है या निकट दृष्टि दोष है। सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या है, परितारिका, जिसको आप क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। जब हम आइरिस की यहाँ पर बात करते हैं तो स्थिति क्या बनती है कि ये क्या होता है, जो आपका आइस का जो सेंटर वाला, मतलब आइस का जो आपका जो तारा है, बेसिकली ब्लैक ब्राउन जिसका भी होता है, ब्लू हो गया, ठीक है, अलग अलग रंगों की आंखें होती है, ठीक है, जो तारा है तो उसको वो डिसाइड करता है, निश्चित करता है, मतलब रेटिना पर जो भी प्रकाश पहुंचेगा उस प्रकाश को नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है, आइरिस का होता है। तो मैं लिख रही हूँ कि रेटिना पर प्रकाश पहुंचना, यहां पहुंचने को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। डन है। चलिए आगे बात करें हम पुतली की, तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, बंद होना खुलना यही है। लास्ट आपके पास है दृष्टिपटल, तो दृष्टिपटल को अभी अभी मैंने बताया था कैमरा है और बहुत ज्यादा मेगापिक्सल का है, ठीक है, अभी तो इतना बना भी नहीं है, हमारी आंखों का जो कैमरा है वो बहुत बढ़िया है। तो ये क्या हो गया है, कैमरा, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई, दृष्टिपटल पर ही बनेगा, कैमरे पे ही बनेगा। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसके लिए करेक्ट आंसर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा
क्या होता है, ऐसी कौन सी स्थिति में होता है? वापस मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके, मतलब उसको एक साथ लेके अलग अलग दूरियों पर रखी वस्तुओं को भी फोकसित कर लेता है। हम देख लेते हैं थोड़ा आगे, यहाँ ग्लास रखा हुआ हमें दिखाई दे रहा है, फिर बॉक्स रखा हुआ दिख रहा है, आगे बुक्स रखी हुई वो भी हमें दिखाई दे रही है। तो ऐसा किस तरीके से होता है, क्या कारण होता है? भाई जरा दृष्टि दोष में ऐसा होता है क्या? भाई जरा दृष्टि दोष तो एक नेत्र रोग है जिसमें हमें सही प्रकार से नहीं दिखाई देता। समंजन की क्षमता, तो भाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समंजन की क्षमता ही इसका करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है तो उसकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो लेंसेज को क्या करता है? सेट करता है, फोकस दूरी को सेट करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आंख का वह भाग जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहा जाता है? मैंने अभी अभी कहा था कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो ऑप्टिक्स के हैं। क्या है? आंख का वह भाग जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है भाई? रक्तपटल कहलाएगा, कॉर्निया कहलाएगा, दृष्टिपटल कहलाता है, या श्वेत पटल कहलाता है? तो अभी हमने देखा था, तो क्या कहलाता है वो? दृष्टिपटल उसको हम कहते हैं। क्लियर है? डन है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आकाश का नीला रंग होने का क्या कारण है? प्रकाश के परावर्तन के कारण ऐसा होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या परिक्षेपण के कारण? मतलब लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण होगा, रिफ्रैक्शन के कारण होगा, या बेसिक हम किसकी बात करें? प्रकीर्णन या परिक्षेपण की। तो देखिए जब इसके करेक्ट आंसर की बात करें, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। अब सबसे पहले कलर्स पे आ जाओ। कलर्स के स्पेक्ट्रम की जब हम बात करते हैं तो हम हिंदी में कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, या हम लिखते हैं इसको विबग्योर, ठीक है। विबग्योर, ऐसा ही हम कुछ करके लिखते हैं। अब देखिए कंडीशन क्या है, सबसे पहले कलर कौन सा आ रहा है? बैंगनी आ रहा है, ठीक है। बैंगनी के बाद में ये कौन सा कलर है? इंडिगो, या इसको नीले से भी आप रिप्रेजेंट करोगे। उसके बाद में ब्लू, मतलब ये हो गया है आसमानी। आसमानी के बाद में कौन सा कलर आता है भाई? हरा आता है। हरे के बाद में क्या आता है? पीला आता है। पीले के बाद में क्या आता है? ऑरेंज, मतलब नारंगी आता है। और नारंगी के बाद में सबसे लास्ट में क्या आता है? लाल आता है। यहाँ समझिएगा, सबसे पहले आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि आकाश में जैसे ही सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो जो धूल के कण के साथ जो कलर, ठीक है, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश कैसा है आपके पास? श्वेत है, सफेद रंग का है। और सफेद रंग में कौन से कितने कलर होते हैं भाई? 7 कलर होते हैं, ठीक है। कितने कलर होते हैं भाई? 7 कलर होते हैं। और वो सातों कलर कौन से? ये विबग्योर आपके पास होगा। अब इन 7 में से जो सबसे ज्यादा डिस्पर्स होने वाला, जो सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होने वाला है, वो कलर कौन सा है आपके पास? बैंगनी है। बैंगनी और इंडिगो, तो बैंगनी और इंडिगो प्रकीर्णित हो जाते हैं। इस वजह से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है आपको? नीला दिखाई देता है। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? पानी आपको गर्म करना है और सौर जल तापक आपके पास है, तो उसका उपयोग आप कब नहीं कर सकते? भाई धूप वाले दिन में तो कर सकते हैं, सूर्य से बहुत अच्छी धूप आ रही है। गर्म दिनों में, मतलब गर्मी के दिनों में भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। पवन दिनों में, पवन का मतलब है जब हवाएं तेज चल रही है, और पवन की मतलब, पवन में बेसिकली हम क्या करते हैं? काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। और हवा कैसी होनी चाहिए? गर्म हवाओं का उपयोग किया जाता है। तो भाई बादल के दिनों में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बादल के दिन में धूप नहीं होगी। धूप की बात करेंगे, गर्म मौसम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सूर्य उपस्थित नहीं है। मतलब सूर्य तो उपस्थित है लेकिन वो प्रकाश ज्यादा नहीं दे रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। डन है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि निम्न में से कौन जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? लकड़ी है, गोबर गैस है, नाभिकीय ऊर्जा है, या कोयला है? तो देखिए जब हम जैव मात्र की बात करते हैं, मतलब बायो की बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है, तो लकड़ी उसमें लिया जाएगा जैव मात्र में, गोबर गैस भी ली जाती है, कोयला भी लिया जाता है। सिर्फ नाभिकीय ऊर्जा आपके पास जैव मात्र में शामिल नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं।
निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, मतलब सौर ऊर्जा से उसको नहीं बनाया गया है। भाई भूतापीय ऊर्जा सौर ऊर्जा में शामिल होती है। सौर का मतलब क्या, सूर्य से क्या आ रही है, बहुत सारी किरणें आ रही है, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, तो नीचे जमीन के नीचे जो आपके पास एनर्जी बन रही है, टेम्परेचर ज्यादा बन रहा है, वो भूतापीय ऊर्जा। गर्म हवाएं चल रही है तो ये भी सौर की उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में होगा, जब प्रकाश किरणें बहुत ज्यादा तेज या तीव्र है। ठीक है, जैव ऊर्जा की बात करें तो ये भी आपके पास बायो एनर्जी है, तो ये भी किससे होगी, सौर से होगी। तो सिर्फ और सिर्फ नाभिकीय ऊर्जा आपके पास ऐसी है जो कि आपके पास बेसिक हम बात करें तो ऊर्जा स्रोत में नहीं है। कौन से में, सौर ऊर्जा स्रोत में इसको शामिल नहीं किया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया है, सी हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि सूर्य के क्रोड पर होने वाली प्रक्रिया है। सूर्य के क्रोड पर कौन सी प्रक्रिया होती है, वहां पे नाभिकीय विखंडन होता है, रासायनिक क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन होता है या कोई नहीं। तो जब आप क्रोड की बात कर रहे हैं तो सूर्य पे जो अभिक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्लियर है, ठीक है, डन है, कंप्लीट है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके पास कि बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक मेथेन होता है, इथेन होता है, ब्यूटेन होता है या हाइड्रोजन गैस होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे मेथेन की, तो मेथेन क्या हो गया भाई, CH4। ठीक है, इथेन का फटाफट से फॉर्मूला बता दो, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। अगला देखो, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ब्यूटेन कितना होता है, C4H10। तो ये हो गया C4H10। हाइड्रोजन तो जानते ही हो, हाइड्रोजन को क्या लिख दूं, H2 लिख दूं। चले एक बार इनके स्ट्रक्चर भी हम फटाफट से बना लेते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, CH4 दे रखा है। पहले क्या दे रखा है, CH4, तो एक अकेला CH लगा दूं। ठीक है, चारों साइड क्या लगाने हैं आपको, एक एक हाइड्रोजन, तो ये H H H H, तो ये CH4 हो गया। नेक्स्ट हम बात करें C2H6 की, तो एक C यहाँ लिया, एक C यहाँ लिया, H क्या बात करें, H C2H6, तो ये हो गया है आपके पास C2H6। डन है। नेक्स्ट है C4H10, तो आपके पास C, ठीक है, तो ये तो हो गया C4, और H कितने होने चाहिए भाई, 10 होने चाहिए, तो ये हो गया है आपके पास H10। तो ये इस तरीके से इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर भी मैंने बना दिया है। डन है, क्लियर है, तो ये कितना हो गया है, C4H10 हो गया है। क्लियर है, तो सबसे पहले आया मिथेन CH4 आप जिसको बोलते हैं, फिर एथेन C2H6, फिर ब्यूटेन C4H10, हाइड्रोजन हो गया H2। क्वेश्चन क्या पूछा है कि बायोगैस का मुख्य घटक है, तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, CH4, जिसको हम क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया है, ए। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि जैव गैस एक उत्तम ईंधन है, इसमें कितने प्रतिशत तक मिथेन गैस होती है, 35% होगी, 45% होगी, 75% होगी या 25% होगी। तो जब हम किसकी बात कर रहे हैं, बायोगैस की बात कर रहे हैं, तो उसमें मिथेन का जो परसेंटेज है, CH4 का जो परसेंटेज है वो कितना होता है, 75% तक होता है। बाकी और सारी गैसेस वहां पर मिली हुई रहती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मदिरा का मुख्य घटक क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास कि मदिरा का मुख्य घटक आपके पास क्या होता है, C2H5OH है, CS3OH है, CS3COOH है या C6H12O6 होगा। तो मदिरा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मुख्य घटक क्या होता है, C2H5OH क्या हो गया है, इसका मुख्य घटक होता है। डन है, क्लियर है, तो करेक्ट आंसर ए है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आयोडीन की कमी से रोग होता है, रतौंधी रोग। अभी हमने कल वाली क्लास में डिस्कस किया था। जब हम रतौंधी रोग की बात कर रहे हैं तो भाई रतौंधी तो किससे हो जाएगा, जल्दी से आंसर कर दो। क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं आपको, रतौंधी दे रखा है, तो रतौंधी आंखों वाला रोग किससे होता है, विटामिन ए की कमी से। एनीमिया की बात करते हैं, एनीमिया मतलब ब्लड कम हो जाना बॉडी के अंदर, तो लोह तत्व की कमी से क्या होता है, आयरन की कमी से। ठीक है, आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया। घेंगा रोग किसकी वजह से होता है भाई, आयोडीन की कमी से घेंगा या गलघंट रोग होता है। ठीक है, क्लियर है। और मेरेस्मस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्रोटीन्स की अगर बात करें, विटामिन की बात करें, तो उनकी कमी से मेरेस्मस होता है। या फिर बेसिकली इस कंडीशन में क्या होता है कि जो स्किन है ना वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। क्या हो जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है बहुत ज्यादा। क्लियर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन गया, आपको सी इसका करेक्ट आंसर मिल गया है। डन है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है अगला,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मादा योनि में जीवाणु पाया जाता है। भाई कौन सा जीवाणु पाया जाएगा? फीमेल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो राइबोजियम पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, ई कोलाई पाया जाएगा या कोई भी नहीं पाया जाएगा? जब इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो वहां क्या पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो रहा है। डन है, क्लियर है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि विभिन्न स्तर पर भोजन या भोजन पाचित रस तथा अपशिष्ट की गति को कौन नियंत्रित करता है? जब भी आप खाना खा रहे हैं, खाना आपने खा लिया है, ठीक है, मुख से गया, उसके बाद में कहाँ गया? ग्रसनी में गया, फिर आगे वो जाता है स्टमक में तक गया, ठीक है। तो उसमें जो भोजन पच रहा है और जो अपशिष्ट है उनकी गति को कौन नियंत्रित करता है? श्रेणी पेशिकाएं उसको नियंत्रित करती है, म्यूकोसा उसको नियंत्रित करता है, या श्लेष्मा उपकला उसको नियंत्रित करता है, या कोई नहीं? जब हम करेक्ट आंसर किसकी बात करते हैं तो जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास क्या हो जाएगा? फटाफट बता दीजिए। स्वर्णी पेशियां हैं, जो स्वर्णी पेशियां हैं वो क्या करती है? नियंत्रित करती है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया है? ए बन गया है। डन है, क्लियर है, याद रहेगा, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है कि निम्न में से दंत जो मांसाहारी पशुओं के लिए सर्वाधिक विकसित होते हैं। मांसाहारी पशुओं का काम ही क्या है कि भाई वो, फॉर एग्जांपल हमने शेर ले लिया है, शेर क्या करेगा? किसी भी छोटे जानवर को पकड़ेगा तो पकड़ के पहली कंडीशन क्या होगी? उसको चीर फाड़ देगा, ठीक है। इसी तरीके से उसके बाद ही तो खाना खाएगा, उसके बाद ही क्या करेगा? उसको काटेगा, फिर चबाएगा। सबसे पहले कंडीशन क्या है? उसको चीरना है, बिल्कुल क्लियर काट देना है। ओके, तो उसके लिए पहला क्या दे रखा है? रत्नक दे रखा है, ठीक है। तो रत्नक तो को हम क्या कहते हैं? कैनन कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है आपको? कृदनक दे रखा है, मतलब ठीक है। चलिए आगे जो आपको दे रखा है वो क्या है? च्वर्णक दे रखा है। च्वर्णक क्या होता है भाई? मॉलर हो गए ना, मॉलर कहते हैं। और अग्रचरणक को क्या कहा जाता है? प्री मॉलर कहते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही देख लीजिएगा एक बार, जो भी आपके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रत्नक। जो रत्नक है बेसिकली हम कितने लेके चलते हैं? 4, ठीक है। 2 नीचे 2 ऊपर। काम क्या हो गया? बिल्कुल चीरने और फाड़ने का कार्य, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा पेन का एक बार कलर चेंज कर देती हूँ। तो इसका कार्य क्या है? ह्यूमन की अगर बात करें तो 2 नीचे और 2 ऊपर, तो टोटल कितने हो गए हैं? इनका नंबर कितना हो गया है? 4 हो गया है। आगे बात करेंगे कृतनक की, आप बात कर रहे हैं, ठीक है। कृतनक की कंडीशन में आपके पास इसका काम क्या होता है? चौड़े आपके पास, ठीक है, दांत होंगे, और मतलब चौड़े जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है, मतलब बड़े टुकड़े जो तोड़ने का कार्य है वो इसके द्वारा किया जाएगा। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ चौड़े और बड़े टुकड़े, वह टुकड़े करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें मॉलर की, बात करें, ठीक है। मॉलर आपके पास कितना? मॉलर की जब हम बात करेंगे तो मॉलर वाला पार्ट कितना हो गया? 6 नीचे और 6 ऊपर, ठीक है। तो ये तो 6 की कंडीशन में आपके पास रहेगा। और जब आप प्री मॉलर की बात करें हैं तो प्री मॉलर का काम क्या होता है? चबाने का। बस अब लास्ट रह गया। देखिए मॉलर का काम भी चबाने का रहता है बेसिकली, और इसका काम भी क्या हो गया है? चबाने का, बहुत ज्यादा चबाने का, क्योंकि लास्ट वाले आपके पास ये तीत हो जाएंगे। तो ये कितने हो गए? बेसिकली 4 की कंडीशन आपके पास यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या काम करना है? मांसाहारी पशु की बात करनी है तो सीधा क्या करेगा? चीरने फाड़ने का काम करेगा। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? रत्नक। वहां पे सबसे कैनन्स वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है कि घाटी ढक्कन का प्रमुख कार्य क्या होता है? किसकी बात करें हैं? इपीग्लॉटिस की बात करें हैं। इपीग्लॉटिस, अभी भी आप खाना खाते हैं तो एक छोटी सी, आपने देखा कोई घाटी ढक्कन, एक छोटा सा ढक्कन सा होता है, कभी कभी हम मुंह ओपन करते हैं तो जीभ और पीछे से एक छोटी सी जीभ भी रहती है, ठीक है। उसका काम क्या है? भोजन का पाचन करने का, या भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने का, या भोजन को रोकने का। देखिए जब खाना खा रहे हैं तो भोजन रोकने का तो कोई काम हुआ ही नहीं, पाचन का कार्य यहाँ तो होगा नहीं। उसके लिए तो खाना कहाँ जाना चाहिए? स्टमक में जाना चाहिए। तो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने का कार्य किसका होता है? घाटी ढक्कन का होता है। एपिग्लॉटिस का कार्य, प्रमुख कार्य यही होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया है? बी हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि एंजाइमों के द्वारा सर्वाधिक भोजन के पाचन की क्रिया कहां पर संपन्न होती है? ये क्रिया आपके पास अमाशय में होगी, या मुख में होगी, या ग्रहणी में से
होगी या बृहदांत में होगी। तो जो एंजाइम आपने लिए उनमें सर्वाधिक भोजन के पाचन की क्रिया कहाँ पर होती है, ग्रहणी में होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन है कि लार ग्रंथि नहीं है। भाई लार ग्रंथि कर्णपूर्ण ग्रंथि होती है, अधोजब होती है, अधोजिवा होती है। तो भाई सब जिभा की बातें हो रही है, अधोजब जीभ की बात हो गई, अधोजिवा जीभ की हो गई। कर्णपूर्ण की बात करें ग्रंथि तो ये भी जीभ में ही होती है, क्योंकि जीभ स्वाद की बात कर सकते हैं हम कि आगे वाला जो हिस्सा है वो मीठे को बताएगा, पीछे सबसे वाला जो हिस्सा है वो किसको बताएगा, कड़वे को बताएगा। इसलिए दवा हम क्या करते हैं बेसिकली पीछे ही रखते हैं। ठीक है, तो दवा जब आप लेते हो तो वो कैसी फील होती है आपको कि कड़ी है। ओके तो लार ग्रंथि नहीं है, तो लार ग्रंथि का करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो रहा है भाई, कर्णपूर्ण होगी, अधोजब भी होगी, अधोजिह्वा भी होगी। तो आपके पास जो पीयूष यहाँ पे ग्लैंड दे रखी है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि, तो जो आपको लार ग्रंथि नहीं है, तो लार ग्रंथि कौन सी नहीं है, पीयूष ग्रंथि नहीं है, क्योंकि पीयूष ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड आप इसको बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड आपके पास है, उसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्लैंड हम इसको कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। मस्तिष्क में भी हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे छोटा सा मटर का दाना। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया है, डी इसका करेक्ट आंसर बन गया है। क्लियर है, डन है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो एमिलेज की बात करेंगे, अग्नाशय में होगा। ठीक है, ब्रैनकियास की बात करें हैं, ट्रिप्सिन भी होगा, लाइपेज भी होगा। सिर्फ जो थर्ड नंबर का आपके पास है रेनिन, ये रेनिन आपके पास अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है, ये स्टमक से स्रावित होता है। कहां से, अमाशय से इसका स्रावण होता है। ठीक है, स्टमक से। क्लियर है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है आपके पास कि आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं, कैरोलस लिनियस को जाना जाता है, अरस्तु को जाना जाता है, महर्षि चरक को जाना जाता है, या चार्ल्स डार्विन को जाना जाता है। तो आधुनिक वर्गीकरण की हम यहाँ बात कर रहे हैं। देखिए जब अरस्तु की बात करेंगे तो बायोलॉजी बेसिक आ जाएगा, चरक की जब आप बात करेंगे तो पूरा का पूरा क्या आ गया है, आयुर्वेद आपके पास आ गया। चार्ल्स डार्विन की आप बात कर रहे हैं तो इवोल्यूशन का सिद्धांत यहाँ आ गया, इवोल्यूशन की जो थ्योरी है आपके पास बेसिकली वो कहा चार्ल्स डार्विन। तो जब करेक्ट आंसर की आप यहाँ बात करेंगे कि आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान के जनक के रूप में हम किसको जानते हैं, तो कैरोलस लिनियस को इसके रूप में जानते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। डन है, क्लियर है। चलिए आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कारक थे, चरक को कहा जाता है, जैसी बॉस को कहा जाता है, सुश्रुत को कहा जाता है, धनवंतरी को कहा जाता है। देखिए धनवंतरी की बात करें तो पूरा का पूरा क्या आ गया, मेडिकल आपके पास आ गया। ठीक है, जब और जैसी बोस की अगर आप बात करें तो बोस आइंस्टीन हमें पता है ना, तो रेडियो और जितने भी सूक्ष्म तरंग की बात है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ बॉस आइंस्टीन से आपको याद आ जाएगा, बॉस। ठीक है, याद आ गया। तो इन्होंने किसमें काम किया है, रेडियो में और माइक्रोवेव्स में, इनका वर्क है। ठीक है, तो सुश्रुत कौन है आपके पास, सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कारक किसको कहा जाता है, सुश्रुत को कहा जाता है। क्लियर है, डन है, क्लियर, डन है। चले आगे बढ़े और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और आपके पास क्या है कि भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जाना जाता है। अब देखिए हरित क्रांति वर्ड की भी आप बात करेंगे, भारत की भी बात करेंगे। जब आप वर्ड की बात करेंगे तो क्या नाम आ जाएगा आपके पास, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग आ जाएगा। जब वर्ड की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या नाम आ गया, डॉक्टर, फटाफट बता दीजिए क्या नाम आ गया है, डॉक्टर नॉर्मन। आगे क्या लिखना है, नॉर्मन, आगे क्या लिखना है, बोरलॉग। डन है, ये साइन गलत लगा दिया। ठीक है, चलिए ओके। जब इंडिया की बात कर रहे हैं तो क्या नाम आएगा, एम एस स्वामीनाथन।
इंडिया की जो हरित क्रांति के जनक है वो कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है। जब आप बीरबल साहनी की बात करते हैं तो पैलियो बॉटनी में किसका नाम आ जाएगा? बीरबल साहनी का। तो इनके साथ मैं यहाँ लिख रही हूँ, तो इन्होंने, इनके लिए क्या हो गया? ये पैलियो बॉटनी। तो ये तो क्या हो गया? पैलियो बॉटनी। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या हो गया है हमारा? ए हो गया है। लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं हम। 170 पे क्या है आपके पास कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत झीलों या शुद्ध पानी में उपस्थित जीवों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? उसको हम मृदा विज्ञान कहते हैं। भाई सॉइल से रिलेटेड जो भी आपके पास कंसेप्ट होंगे, थ्योरी होगी, स्टडी होगी, वो आपके पास मृदा विज्ञान में होगी। पारिस्थितिकी इकोलॉजी में तो सारे सिस्टम्स आपके पास आ जाते हैं। ब्रह्मंडल की बात करें, समताप मंडल की बात करें, ठीक है, शोभ मंडल की बात करें। सरोवर विज्ञान की बात करें तो सरोवर विज्ञान में क्या आता है? जितने भी झील है और शुद्ध पानी में जो जीव उपस्थित हैं उनका अध्ययन किसमें किया जाता है? सरोवर विज्ञान में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। डन है। तो बेसिकली ये आज हमने 170 तक हम पहुंच चुके हैं। अभी तो और भी क्वेश्चन आपके पास बाकी है जिनको हम डिस्कस करेंगे। इस क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।